गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। Good morning, ma'am. हेलो मैम, अपर्णा वेटिंग रूम में है। Am I audible? Yes, ma'am. मैम कुछ लोग वेटिंग में है। वेटिंग वाले आ रहे हैं, डोंट वरी, दे आर जॉइनिंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मुझे ऐसा गुड मॉर्निंग मैम। आप लोगों को बहुत सारा प्रॉब्लम्स है। गुड मॉर्निंग मैम। यस, just a minute. Okay, so can we start? 31 participants. मैम Yes. यस मैम। ओके, बोलिए, क्या नेहा क्या कुछ बोल रहे हैं? यस मैम। मैम कल लास्ट आप एक क्वेश्चन बताई थी, उसमें एक डाउट है। हाँ बोलो, क्या डाउट है? यस मैम उसमें डाउट है। मैम स्क्रीन शेयर करके हम बताएं मैम। ओके, अलाउ करना होगा ना स्क्रीन शेयरिंग। यस मैम।
या फिर मैम आप कल वाला एक क्वेश्चन निकालिए ना जो बताए थे, वो उसमें आप ही निकाल के दिखा दीजिए। मैम जो आप पीडीएफ भेजी थी वही मैम वही वाला। अच्छा आप बताओ तो वहाँ प्रॉब्लम कहाँ है, बताओगे तब तो। मैम जब तक क्वेश्चन नहीं निकलेगा हम कैसे बताएंगे आपको प्रॉब्लम कहाँ है। क्या प्रॉब्लम है, सीवी में है क्या है? मैम एक सीवी में एक क्वेश्चन था, ठीक है, जिसमें वेरिएंस कैलकुलेट करना था, ठीक है। तो मैम उसमें ना जो फ्रीक्वेंसी निकालना था, उसके बाद उस फ्रीक्वेंसी का होल स्क्वायर करना था। तो फिर मैम उस फ्रीक्वेंसी का होल, फ्रीक्वेंसी का अच्छा होल, हाँ। हाँ, तो फिर मैम उस क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी का होल स्क्वायर करना था, तो जिसमें फर्स्ट टर्म में फ्रीक्वेंसी था -24। तो उस -24 का होल स्क्वायर पीडीएफ में 72 दिखा रहा है, जबकि एक्चुअली में 576 आना चाहिए। और नेक्स्ट टाइम वही 24 का होल स्क्वायर नेक्स्ट टाइम 48 आ जा रहा है। तो मैम गलत हुआ ना ये। मैम आप एक बार चेक कीजिए। ओके ओके। मैम एक बार आप स्क्रीन शेयर आपका करके जो देख लीजिए बुक ना। है ना वो आपका उसी में है वो, जस्ट अ मिनट। वैसे मुझे आज कुछ और डिस्कस करना था, बट लेट मी चेक। CV problems on CV, okay. वैसे ये बुक वाला है आपका, वो मे बी मिसप्रिंट भी हो, उसमें बहुत सारा मिसप्रिंट है। एफ स्क्वायर तो कहीं नहीं करते किसी भी मैम है, फॉर्मूला में। मैम ये रहा, करते हैं मैम। इसमें इस इक्वेशन में मैम है, लास्ट पॉइंट देखिए, -24 का होल स्क्वायर 72 आया, और वही सेम क्वेश्चन का -24 का होल स्क्वायर नेक्स्ट टाइम 48 आ गया। यहाँ पे देखो एफ डी है, एफ एंड डी, ओके, मल्टीपल यस मैम। -24। एफ है 8 आपका, डी है -3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या एफ डी नहीं आएगा? 24 -24 नहीं मैम आएगा? एफडी, मैम एफडी करेक्ट है, लेकिन एफडी का होल स्क्वायर गलत है। एफ डी का होल स्क्वायर नहीं है बाबू, ये डी स्क्वायर इंटू एफ डी है, डी स्क्वायर इंटू एफ है। दैट मीन्स दिस इज 9, 3 स्क्वायर कर रहे हो, -3 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा? 9 एंड 8 इंटू 9 दैट इज 72। ये करेक्ट है, तो मैम समझे? ऐसे दिस लिखोगे तो लगेगा कि एफडी का होल स्क्वायर ही है ना। नहीं नहीं, ऐसे लिखा रहेगा नहीं, ये अगर होल स्क्वायर होता ना तो ब्रैकेट के साथ ऐसे होल स्क्वायर रखता, या फिर लिखते आप लोग एफ एफ स्क्वायर डी स्क्वायर, ऐसे लिखा जाता। ये ऐसे लिखा है, दैट मीन्स एफ एफ है एंड डी का स्क्वायर है, ठीक है? ओके मैम। Yes, ma'am. F into D का whole square. एफ इंटू डी का होल स्क्वायर है। वो में भी आप उस चीज को समझने में थोड़ा कंफ्यूज हो गए हैं, ठीक है? वो यस एफ मैम। डी का होल स्क्वायर नहीं है। एक्चुअली यहाँ फॉर्मूला डिफरेंट यूज किया है, इसलिए वो थोड़ा हो सकता है आपको नहीं समझ आया। चलो, इसलिए हम आज कुछ ऐसा डिस्कस करना चाहते हैं जो कि शुरुआत से शुरू करते हैं, बिल्कुल आपका पेपर समझो आप कुछ नहीं पढ़े हो, लाइक दैट, वहां से शुरू करते हैं, ओके? सो कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द नेम ऑफ द पेपर? क्वांटिटेटिव मेथड। अच्छा एक बात बताइए, क्वांटिटेटिव मेथड में क्वांटिटी टर्म्स क्या रेफर करता है, कोई बता सकता है? या फिर मैं ही बताऊं? देखो, आप ही बता दीजिए मैम। चलो ध्यान से सुनो, आज अच्छे से समझ गए तो एग्जैक्टली हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स, क्यों नहीं पढ़ रहे, क्या प्रॉब्लम हो सकता है, जो भी है वो यहीं से देख लेंगे। सॉरी, दिस इज QM, क्वांटिटेटिव मेथड्स, ओके। नाउ आई एम गोइंग टू म्यूट यू ऑल बिकॉज बीच में आप लोग बहुत डिस्टर्ब करते हैं। सो बीच में अगर कोई प्रॉब्लम होगी जस्ट रेज योर हैंड एंड देन आस्क क्वेश्चन। सो दिस इज क्वांटिटेटिव मेथड। देखो, जब भी क्वांटिटी टर्म आता है, ये क्वांटिटी मेथड्स को दो पार्ट में ब्रेक कर लो। एक आपका Q, द सेकेंड इज M। M जब भी आएगा दैट इज फॉर मेथड्स। मेथड्स को आप क्या कंसिडर करते हो? एज अ टूल, कुछ भी तरीका है जिससे आप कोई भी काम कर रहे हैं। दिस इज द वे ऑफ डूइंग समथिंग। एंड प्लीज स्विच ऑन योर कैमराज, just turn on your camera.
एंड दिस इज क्यू, क्यू फॉर क्वांटिटी। जहां भी क्वांटिटी वर्ड आता है, कभी भी देखते हो हाउ मच, हाउ मेनी, ऐसा टर्म्स आ रहा है, दैट मीन्स क्वांटिटी मीन्स कहीं ना कहीं एक मैथमेटिकल वैल्यू होगा जो मेजरमेंट के बेसिस पे दिया जाएगा। सो जनरली हम लोग अगर जो टर्म्स यूज करते हैं या तो क्वालिटी के टर्म में यूज करते हैं या क्वांटिटी के टर्म में। तो क्वालिटी टर्म ऐसा होता है जिसको मेजर करने का कभी कोई क्राइटेरिया बहुत अच्छा नहीं बना। सपोज आप ऑनेस्टी मेजर करना चाहते हो, गुडनेस मेजर करना चाहते हो, ठीक है, तो इसको क्या मेजर करने का कोई ऐसा रूल स्पेसिफिक है, इतने ऑनेस्ट है, लाइक ऐसा कुछ कोई मेजरमेंट का रूल नहीं है। और अगर हो सकता है कि कोई किसी के लिए बहुत ऑनेस्ट लगता हो, दूसरे को हो सकता है वो ऑनेस्ट ना लगता हो। किसी के लिए गुडनेस बहुत अच्छा है, तो हो सकता है कि आपके लिए कोई पीपल का बिहेवियर बहुत अच्छा हो, गुडनेस दिखता हो आपको, हो सकता है किसी और को ना दिखता हो। तो ये हमेशा हमेशा चेंज करेगा। कभी भी आप एक्यूरेटली मेजर नहीं करते हाउ गुड एनी पर्सन इज, हाउ बैड एनी पर्सन इज, हाउ ऑनेस्ट ही इज, आप नहीं कर सकते। सो यहाँ पे क्वालिटी टर्म को मेजरमेंट नहीं कर सकते। तो अब बात होती है क्वालिटी को मेजर नहीं कर सकते तो आप मेजरमेंट किसका कर सकते हैं, क्वांटिटी, सिर्फ क्वांटिटेटिव टर्म्स का। अब क्वांटिटी को जब मेजर करोगे तो जहां भी क्वांटिटी मेजर आएगा वो हमेशा नंबर्स में एक्सप्रेस होगा। हाउ मेनी, आप कितना सो रहे हो, खाना खा रहे हो, क्या कर रहे हो। सो यहाँ पे मेजरमेंट होता है नंबर ऑफ आवर्स। अमाउंट, ईटिंग आपके क्या है तो अमाउंट में बता सकते हैं, चलो इतना है। क्या एक्सपेंसेस है तो आपको बता सकते हो कि आप इतना एक्सपेंस कर रहे हो। सेविंग्स है तो आप बता सकते हो सेविंग्स ऐसा है। सपोज अगर मार्केटिंग के टर्म में बात करते हैं सो टोटल सेल्स कितना है तो नंबर ऑफ यूनिट्स आप बता सकते हैं। टोटल रेवेन्यू क्या हुआ है तो वो भी अमाउंट में बता सकते हैं। तो यहाँ पे आप सब कुछ बता सकते हैं इन टर्म्स ऑफ अमाउंट, इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। तो जहां भी इन टर्म्स ऑफ नंबर्स हम कुछ डिस्कस कर सकते हैं वो क्वांटिटी में आ जाता है। अब क्वांटिटी को आप हैंडल करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स हैं। क्वांटिटेटिव मेथड्स आप उसको बोल रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी से डील करेगा। जैसा भी क्वांटिटी हो, जो भी नंबर्स हो, दैट मीन्स इन शॉर्ट अगर हम कहें तो क्वांटिटेटिव मेथड्स जो है वो मेथड्स है जो सिर्फ क्वांटिटी से डील करेगा और जिसमें आप डिस्कस करेंगे तो हमेशा इन टर्म्स ऑफ डेटा डिस्कस करेंगे। तो अब तक जो हम लोग पढ़ रहे थे, आज मान लीजिए आपको मे भी बहुत क्लियर ना हो आपने क्या पेपर पढ़ना है और क्या कर रहे हैं। सो हम लोग बेसिकली इस चीज के लिए इसको पढ़ते हैं, कभी भी हमको मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ नंबर्स अगर इंफॉर्मेशन गिवन हो तो उसको हम लोग कैसे इंटरप्रेट करेंगे, उसका रिजल्ट कैसे निकालेंगे, एनालाइज कैसे करेंगे, उसको कैसे हैंडल करेंगे, ये हम लोगों को बेसिकली इस पूरे पेपर में पढ़ना है। ठीक है, अब देखो क्वांटिटी के टर्म में बात करें तो बेसिकली अगर मैनेजमेंट और मार्केटिंग की बात करते हैं तो हम लोग हमेशा क्या देखते हैं, आइदर इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट लॉस, जो रिसोर्सेज आपके अवेलेबल है उनको कैसे यूज करना है, कहाँ यूज करना है, कितना यूज करना है, जो मैक्सिमम प्रॉफिट हो। सो ये सब मेजर करने के लिए हम लोग बेसिकली स्टडी करते हैं क्वांटिटेटिव मेथड्स का। और एक ही ऐसा साइंस है जो कि ये डील करता है क्वांटिटेटिव मेथड से, और वो है साइंस का एक ही ब्रांच है दैट इज स्टैटिस्टिक्स, जो कि आप डेटा से डिस्कस करते हैं। एक चीज में आपको लिखा हुआ रुको हम शेयर कर देते हैं, जस्ट अ मिनट। हाँ, quantitative methods is always related to quantity, that is in numbers. That means we are dealing with that kind of methods which deals with numbers. That means हम इस पूरे टॉपिक में, इस पूरे पेपर में पढ़ेंगे सिर्फ नंबर्स को डील करने वाले मेथड से, जो सिर्फ नंबर्स से डील करता हो। अब तक जो आप कैलकुलेशन कर रहे थे मे हो सकता है बहुत क्लियर ना हो, बट हम लोग बेसिकली कर क्या रहे, उस नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन को मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हमको बहुत सारा डेटा गिवन है और इन डेटा का डिस्कशन कर रहे हैं एग्जैक्टली। अब देखो, देयर इज वन एंड ओनली वन ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ नंबर्स, एंड व्हाट इज दैट, दैट इज स्टैटिस्टिक्स। सिर्फ स्टैटिस्टिक्स ऐसा साइंस का ब्रांच है जिसमें हम लोग डेटा को डील करना सीखते हैं, डेटा को हैंडल करना सीखते हैं। ठीक है, डेटा हैंडलिंग टेक्निक जो भी होता है दैट इज बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिक्स।
सो स्टैटिस्टिक्स को बहुत तरह से बहुत बार बहुत शुरुआत से देखो एंशियंट वे में एंशियंट हिस्ट्री की बात करें वहाँ से ही स्टैटिस्टिक्स बहुत यूजफुल रहा है, लेकिन तब के यूज में और अभी के यूज में बहुत डिफरेंस हो चुका है। लेकिन वो डिफरेंस क्या है, कैसे है, पहले हम लोग देखते हैं बेसिकली शुरुआत में कैसा था। Actually, it is defined that it is basically a branch of mathematics which specializes in data. So अगर statistics को अगर आपको define करना हो तो क्या है वो, एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जिसको आप डेटा स्पेशलाइजेशन है उसका जो टर्म्स है, सिर्फ डेटा को डिस्कस करने के लिए, डेटा को डील करने के लिए, डेटा को हैंडल करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। सो हम लोग बेसिकली बहुत बड़ा लंबा चौड़ा मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ डेटा हैंडलिंग टेक्निक पढ़ रहे हैं। मतलब पूरा क्वांटिटेटिव मेथड सब रिड्यूस होकर कहाँ आ गया, इन टर्म्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स ओनली। और वो स्टैटिस्टिक्स क्या है, एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जिसमें हम डेटा को डील करते हैं, सिर्फ और सिर्फ डेटा को डील करते हैं। और पूरी टर्म में आप लोग मीन, मीडियन, मोड, वेरिएंस, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जो भी इतना वेरिएशन वगैरह निकाल रहे थे, वो सिर्फ और सिर्फ डेटा हैंडलिंग टेक्निक है। अब देखो स्टैटिस्टिक्स को कैसे डिफाइन किया गया है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर डेफिनेशन अगर बात करें तो दिस वन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, जो स्टैटिस्टिक्स का शुरुआत से लेके एंड तक जितना भी प्रोसेस, उसके कंपोजिशन, उसका वे ऑफ वर्क, सब कुछ डिस्क्राइब कर देता है। सिर्फ और सिर्फ ये आपका जो विजिबल स्क्रीन विजिबल है ना, इज इट विजिबल? Yes, ma'am. Okay. So statistics may be defined as aggregate of facts. देखो यहाँ क्या बोल रहा है, स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन किया गया है, पहला वर्ड जो इस्तेमाल किया गया है, इट इज एन एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। देखिए क्लास के मैंने हम लोग बहुत बार डिस्कस किए, क्लास में बहुत सारा मार्क्स आया, इनका मार्क्स ऐसा है, ऐसा कुछ हम लोग बात कर रहे हैं, तो उसमें हमेशा एवरेज लेते थे या फिर कुछ टर्म्स निकालने की कोशिश करते थे। तो सपोज ऐसा कुछ लिखा हुआ है, आपका नंबर्स टोटल पूरे क्लास का मार्क्स जो भी आया हो उसको ब्लैक बोर्ड पे, सॉरी बोर्ड पे लिख दो, ठीक है, सबका एक नंबर 1 2 3 4 जितने स्टूडेंट्स हैं सबका नंबर लिख दीजिए। क्या वो बहुत मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन देगा? सबका मार्क्स लिखा हुआ है बोर्ड पे, अब तुमको बोला जाए कि इसमें से कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालो, निकाल के कुछ बता सकती हो? या फिर उस पूरे मार्क्स का जो लिस्ट है वहां पे, क्या वो आपको कुछ इंटरप्रेट करने के लिए हेल्पफुल होगा? बताइए, है पॉसिबल? सबका ब्लैक बोर्ड में सिर्फ नाम लिखा, सॉरी रोल नंबर नॉट मार्क्स लिखा हुआ है, सो क्या वो बहुत मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन देगा? लेकिन सारा का सारा इंफॉर्मेशन है, दैट मीन्स क्लास के पूरे क्लास का सारा मार्क्स लिखा हुआ है वहाँ पे, तो वो सबका एग्रीगेशन है, सबको एग्रीगेट करके आपने लिख दिया। और एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स, दैट मीन्स ऑल द डेटा affected to a marked extent by multiplicity of causes। यहाँ पे एक टर्म बोल रहा है affected to a marked extent by multiplicity of causes। अब इसमें मान लो जो मार्क्स आया होगा, हो सकता है किसी का मार्क्स बहुत अच्छा आया हो सकता है किसी का बहुत अच्छा नहीं आया हो, सपोज किसी का एवरेज आया हो, किसी का बहुत पुअर मार्क्स भी आया हो। सो अब क्या हो रहा है, वो जो मार्क्स आ रहा है, आप जो एग्जाम दिए जो भी मार्क्स आया है, वो मार्क्स कैसा है? हो सकता है वो मार्क्स अच्छा आने का भी कुछ पर्टिकुलर रीजन हो, उसका बहुत अच्छा नहीं आने का भी कोई पर्टिकुलर रीजन हो, तो वो जो मार्क्स है वो बहुत सारे फैक्टर्स से अफेक्टेड होता है। हो सकता है आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की हो, एग्जामिनेशन लेट से पहुंचे हो, अब लेट से पहुंचोगे तो टाइम नहीं है, लिख नहीं पाए, ऐसा भी हो सकता है। अगर ऐसा केस होगा तो बहुत अच्छा आपका एग्जाम नहीं गया, बहुत अच्छा मार्क्स नहीं आया, लाइक ऐसा हो सकता है। तो ये चीज जब भी डेटा हम नंबर्स में एक्सप्रेस करते हैं तो वो बहुत सारे फैक्टर्स से अफेक्टेड होता है, लेकिन सिर्फ उसका रिजल्ट होता है वो। अल्टीमेटली जो नंबर्स में हमारे पास आया, क्या रीजन था आपके मार्क्स एग्जाम अच्छा ना जाने का, उससे हमको मतलब नहीं है। क्या रीजन था आपका एग्जाम अच्छा जाने का, मुझे उससे मतलब नहीं। बट हमारे पास जो नंबर है वो क्या है, जो एग्जैक्टली आया है वो। और इसमें हम लोग इंटर नहीं कर रहे क्यों आया, क्या आया, कैसे आया, वो हम लोग इस फैक्टर्स में नहीं जा रहे, सिंपली अभी जान रहे हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं।
और जो भी मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज से अफेक्टेड जो रीजन होगा उसको हम लोग न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर रहे हैं, then enumerated or estimated according to reasonable standard of accuracy। ऑब्वियस सी बात है, आपने जो कलेक्ट किया है डेटा, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आया, जो डेटा कलेक्शन, जो मार्क्स का कलेक्शन हुआ, वो कहीं ना कहीं एक स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी को तो रिप्रेजेंट कर सकता है, बिकॉज हम रीजन में नहीं जा रहे हैं, एग्जाम कैसे दिए, क्वेश्चन कैसा आया, पढ़ाई क्या की थी, किस सिचुएशन में एग्जाम दिए, किस कंडीशन में एग्जाम दिए, सपोज कोविड-19 के केस में एग्जाम दिए, ऑनलाइन एग्जाम हुआ, ऑफलाइन हुआ, लाइक ऐसा कुछ हम कंडीशन में नहीं जा रहे, बट कुछ भी एक पर्टिकुलर नंबर हो जो स्टैंडर्ड, एक एक्यूरेसी के स्टैंडर्ड को कहीं ना कहीं मेंटेन करता है, और उन सबको आपने कलेक्ट किया है इन अ सिस्टमैटिक मैनर फॉर अ प्री डिटरमाइंड पर्पस। अब कलेक्शन इतना सारा जो हम मार्क्स का कर रहे हैं, तो कहीं ना कुछ हमारा पर्पस होगा जिसके लिए हम लोगों ने ये सारा कलेक्शन किया है, सबका मार्क्स एक जगह कलेक्ट करके रखे हैं, एक रिकॉर्ड रखे हैं एज अ रिकॉर्ड, या फिर उससे हम कुछ इंटरप्रेट करना चाहते हो। तो ये ऐसा करने के लिए हम लोग बेसिकली स्टैटिस्टिक्स का जो पूरा प्रोसेस है, जो कुछ भी हम शुरुआत से लेके एंड तक करते हैं, ये पूरा डेफिनेशन जो ये फर्स्ट डेफिनेशन ये जो है आपका, वो शो करता है कि एग्जैक्टली हम लोग फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं। यस मैम, डिफिनेशन स्क्रीन पर शेयर नहीं हो रहा है मेरे स्क्रीन पर। बाकी लोगों को दिख रहा है स्क्रीन? डिफिनेशन जो पढ़ा रहे हैं मैम वो शेयर नहीं हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ क्वांटिटेटिव मेथड है और जो ग्राफ पा रहे थे सिर्फ वही है। ये दिख रहा है? यस मैम, वो यस मैम अब आ गया। हाँ, यही था। थैंक यू मैम। ठीक है, तो ये हमारा डेफिनेशन आपका शो करता है जिसमें हम लोग एग्जैक्टली फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड क्या करते हैं। अगर ये डेफिनेशन क्लियर हो जाएगा ना, तो एग्जैक्टली आप पूरे डेटा को कैसे हैंडल करेंगे, क्यों कर रहे हैं, और क्या उसका मीनिंग होगा, क्या यूज होगा, क्या यूजफुलनेस है उसका, वो आपको शो कर देगा। अब अगर इसी चीज को थोड़ा शॉर्ट में, क्योंकि हो सकता है अभी आपके लिए वो उस लेवल तक समझना उतना आसान नहीं है, तो आप ऐसा कर सकते हो। यस सौरभ, व्हाट हैपेंड? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मैं बोल रहा है ये पीडीएफ ग्रुप में भेज दीजिएगा ना। हाँ भेज देंगे, पहले समझ तो लो, ये एक्सप्लेनेशन बेस्ड है, समझना है, पहले पढ़ लेना आराम से, नो प्रॉब्लम। वो भेज देंगे, वो मुझे रख के क्या करना है, मैंने बनाया ही इसीलिए, बिकॉज वो एक्सप्लेन करने के लिए मुझे इसकी हेल्प नहीं चाहिए। अब देखो, ये थोड़ा आपके लिए हो सकता है अभी समझना इनिशियल स्टेज पे थोड़ा लेंदी हो सकता है, इसको थोड़ा सा रिड्यूस करके अगर ये डेफिनेशन समझना चाहो तो बहुत आसान है। स्टैटिस्टिक्स में बी डिफाइंड एज द साइंस ऑफ कलेक्शन। आप डेटा कलेक्शन कर रहे हैं यहाँ पे, दैट मीन्स डेटा कलेक्शन मीन्स इंफॉर्मेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ दैट, एनालिसिस ऑफ दैट, इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेटा, बस इतना हम लोग कर रहे हैं। अगर उसको सिर्फ साइंटिफिक टर्म में समझना चाहो तो ये है कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। अब सपोज ऐसा अगर डेटा कलेक्शन में नहीं समझ में आता है तो आप ऐसा कर सकते हैं, आप खुद के लिए या फिर अपने फैमिली के लिए इनकम का कलेक्शन सोर्सेज कलेक्ट कर लो, जो भी इनकम सोर्सेज है सबको कलेक्ट कर लो, लिस्ट अप कर लो, एक्सपेंसेस को लिस्ट अप कर लो, तो कलेक्शन ऑफ डेटा हो गया। कितना इनकम है, सपोज इनकम नहीं तो एक्सपेंसेस अपने कर लो फैमिली के, एजुकेशन का एक्सपेंसेस क्या है, हेल्थ का एक्सपेंसेस क्या है, फूड कंजम्पशन जो करते हैं उस पर बेस्ड एक्सपेंसेस क्या है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या है, एक्स्ट्रा क्या कॉस्ट है, जो भी है वो डेटा आप एक जगह कलेक्ट कर रहे हैं, देन उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। प्रेजेंटेशन इज ऑलवेज इन जनरली हम लोग जो यूज करते हैं वो टैबुलर फॉर्म होता है, तो एक लिस्ट अप बना लीजिए, फूड कंजम्पशन, हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, जो भी है वैसा करके एक प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। उस एक्सपेंसेस को जो आपने डेटा कलेक्ट किया उसको एनालाइज करो। एनालिसिस करोगे तो क्या होगा, आपका जो एक्सपेंसेस है आप उसको एनालाइज करना चाहते हैं कि आपने फूड पे जो कंजम्पशन किया है वो कितना रीजनेबल है या नहीं, और कम होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, लाइक वैसा कुछ एनालाइज करना चाहते हैं और उसे कुछ इंटरप्रेट करना चाहते हैं। सो अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो वो स्टैटिस्टिकल डेटा को
अगर फैमिली का नहीं कुछ करना है तो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। किसी ऑर्गेनाइजेशन में कितना, सपोज किसी प्रोडक्ट का क्या मार्केट रिस्पॉन्स है, या फिर प्रोडक्ट का सपोज प्रोडक्शन कितना करना है, डिमांड कितना है, सप्लाई क्या करना है। सो ऐसा कुछ आप कर सकते हैं। तो उसको हम कलेक्ट करेंगे, प्रेजेंटेशन ऑफ दैट, एनालिसिस ऑफ दैट, देन एनालिसिस के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन जो आपका होता है वो इंटरप्रिटेशन। सपोज आपने कलेक्शन बहुत अच्छा कर लिया, प्रेजेंटेशन भी कर लिया मोर और लेस डेटा के टर्म में, टेबुलर फॉर्म में, एनालाइज भी कर लिया, लेकिन इंटरप्रिटेशन अगर अच्छा नहीं कर पाते हैं तो आपके लिए वो सारा स्टडी वेस्ट हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है उतना स्टडी करने का। क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन है। जितना अच्छा उस डेटा को, सपोज ऐसा कुछ मान लीजिए, लाइक एक एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज किसी का स्टेटमेंट है, जैसे जैसे पुलिस फोर्स इंक्रीज हो रहा है, क्राइम रेट बढ़ रहा है। सपोज किसी का एक रिलेशन, ऐसा कुछ स्टडी से डेटा से आया कि 2010 का पुलिस फोर्स का कुछ नंबर है, 2010 का क्राइम रेट का कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। सपोज इसी तरह 10 का, 11 का, 12, 13, 14 अप टू 20 का आपको दिया हुआ है, डेटा गिवन है। अब अगर इससे कोई इंटरप्रेट करता है कि जैसे जैसे पुलिस फोर्स बढ़ रहा है, क्राइम रेट बढ़ रहा है, या फिर दूसरा लोग एक कोई और है जो इंटरप्रेट ये कर रहा है कि जैसे जैसे क्राइम बढ़ रहा है वैसे वैसे पुलिस फोर्स बढ़ रही है। अब मुझे ये बताओ, इन दोनों में कौन सा इंटरप्रिटेशन ज्यादा सही होगा? रेज योर हैंड। सपोज आपके पास लिस्ट है 2010 टू 2020 का। यस, टेल मी। मैम सेकंड वाला। सेकंड वाला कर रहे हैं क्योंकि हम लोग क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे क्राइम बढ़ रहा है वैसे वैसे पुलिस फोर्स का ज्यादा रिक्रूटमेंट होगा। ऐसा नहीं होगा रिक्रूटमेंट ज्यादा पुलिस फोर्स का हो रहा है तो क्राइम रेट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यही चीज आप इंटरप्रेट अगर मीनिंगफुल वे में कर पाते हैं तो आपका जो रिजल्ट होगा, जो स्टडी है वो फ्रूटफुल होगा, अदरवाइज वो फ्रूटफुल नहीं होता है। और इसी पे आपका जितना भी डिसीजन है, जितना भी मार्केटिंग से रिलेटेड, सपोज आप बेसिकली हमेशा क्वेश्चन होता है ना, अगर मैनेजमेंट में है, बीबीएम स्टडी है हमारा कोर्स है, तो हम मैथमेटिक्स क्यों कर रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स क्यों पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ। तो ये चीज समझ लो, कभी भी इस चीज को एनालाइज करने के लिए, फ्यूचर प्रिडिक्शन के लिए बेसिकली हम लोग डेटा हैंडलिंग पढ़ रहे हैं। तो आप लोग बेसिकली मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे हो, स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हो, और उसमें भी बेसिकली क्वांटिटेटिव मेथड्स पढ़ रहे हो। दैट मीन्स सिर्फ और सिर्फ डेटा हैंडलिंग टेक्निक, बट डेटा हैंडलिंग टेक्निक एट लो लेवल। बहुत हाई लेवल पे आप डेटा हैंडलिंग टेक्निक नहीं पढ़ रहे, लो लेवल पे डेटा हैंडलिंग टेक्निक पढ़ रहे। सो इन सब में किसी को कुछ पूछना है इन दिस पेज? एनीवन वांट टू आस्क एनीथिंग? कोई कंफ्यूजन जो अब तक समझाया गया नहीं समझ आया, कोई प्रॉब्लम है तो? क्लियर है? चलो ठीक है। अब देखो, इसी चीज को हम थोड़ा हिस्ट्री में चले जाएं। पहले स्टैटिस्टिक्स का यूज पहले भी होता था। पहले जो स्टैटिस्टिक्स का यूज होता वो बेसिकली रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए होता था। अब जो यूज होता है वो हम लोग रिकॉर्ड मेंटेन के लिए नहीं रखते, फ्यूचर प्लानिंग के लिए यूज करते हैं। अब अभी की बात करें तो डेटा जो है वो एक एज अ इंफॉर्मेशन कंसिडर किया जाता है। सपोज आपके पास 5-10 साल का रिकॉर्ड है, 20 साल का रिकॉर्ड है, या फिर सपोज 5 ईयर्स का कोई रिकॉर्ड है आपके पास। उस रिकॉर्ड के बेसिस पे आप फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं। उसका कंपोजिशन क्या हो सकता है, क्या एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं, अपना एक्सपेक्टेशन और वो सब डिस्क्राइब कर सकते हैं। तब आप इस सिचुएशन में है, जो अभी प्रेजेंट कंडीशन है डेटा हैंडलिंग का और डेटा के इंफॉर्मेशन का, जो भी इंफॉर्मेशन है उसका यूज करने का, वो ये तरीका है। लेकिन पहले क्या होता था, सिर्फ और सिर्फ हम लोग डेटा को रिकॉर्ड, जैसे राजा महाराजा के टाइम में करोगे तो क्या करते थे सब लोग, हमारे पास इतना जो उनका आम जो भी फोर्सेस हैं उनका वो काउंट रखते थे, हाथी घोड़े समथिंग ऐसा कुछ होता था ना, कितना हमारा एरिया क्या है, हमारा कितने राज्य हैं, कितनी प्रजा है, लाइक वैसा रिकॉर्ड रखने के लिए बेसिकली यूज किया जाता था। अप टू सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या हार्म हुआ है, कितने लोग का डेथ हुआ,
जो हमारे वॉर में हुआ, कितना आपका क्या बोलते हैं, सपोज मिलिट्री फोर्सेस का जो वो हुआ वो अलग, फिर हम लोग का जो क्या कहा जाए, टोटल किस एरिया में कितना डिजास्टर हुआ है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, लाइक वैसा कुछ स्टडी करने के, एनालाइज करने के लिए, या फिर उसका रिकॉर्ड रखने के लिए हम लोग यूज करते थे। लेकिन अभी जो यूज होता है वो बेसिकली प्लानिंग पर्पस में होता है। देखो, सो दिस इज द इम्पोर्टेंस एंड स्कोप। In modern times, statistics is used as a means of developing sound techniques for data handling. मैंने ये चीज पहले ही बताया, आपको सिर्फ ऐसे टेक्निक्स को फॉर्म करना है, यूज करना है एज ए इंफॉर्मेशन। आपके पास जो डेटा है उसको कैसे हैंडल करना है, कैसे एनालाइज करना है, उसको यूज कैसे करना है, ये सारा डिस्कशन हम लोग बेसिकली अभी के टाइम में करते हैं। पहले के टाइम में भी सर्च का काम होता था जस्ट अ रिकॉर्ड रखना एंड एनालिसिस एंड ड्राइंग अ वैलिड इन्फ्लुएंसेस ऑन दैट। Nowadays, it is hardly possible to enumerate a single department of human activity where statistics doesn't creep in. कोई ये बता सकता है इस टर्म का मीनिंग क्या है? Nowadays, it is hardly possible to enumerate even a single department of human activity where statistics doesn't creep in. Anyone? No one. देखो, स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू से आप अपना खुद का डेली लाइफ ये करो, रूटीन को जो फॉलो करते हैं आप उसको बस देखिए क्या करते हैं, उसमें डेटा कैसे यूज होता है। सपोज आप कितनी देर सो रहे हैं, कितना खाना खा रहे हैं, क्या टाइम कर रहे हैं, सपोज कितनी पढ़ाई की, कितना पढ़ाई की, क्या ये मेजर करके बताया जा सकता है? आप उसको जब भी मेजर करते हो तो क्या करते हो, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ आवर्स में मेजर करते हो। 2 घंटे पढ़ा, 4 घंटे पढ़ा, लाइक वैसा। तो हमेशा क्या आ जा रहा है, कभी ना कभी नंबर्स में बात कर रहे हैं। प्रॉफिट आपको क्या हुआ, आपका एक्सपेंसेस क्या है, कितना टोटल डेली एक्सपेंसेस है, वो एक्सपेंसेस को भी अगर फ्रैगमेंटेड वे में ब्रेक कर दीजिए तो फूड पे क्या है, हेल्थ पे क्या है, एजुकेशन पे क्या है, ट्रांसपोर्टेशन पे क्या है, मिसलेनियस कुछ भी है अगर तो वो क्या है। सो ये सारा कुछ जब भी हम लोग हैंडल करेंगे तो कहीं ना कहीं वो चीज़ रिलेटेड हो जाएगा कि आपके डेटा से ही रिलेटेड है। दैट मीन्स इन टर्म्स ऑफ नंबर ही वो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। सपोज कितना सोए, क्या इसको काउंट करके बताया जा सकता है? ऑब्वियसली नहीं। जब भी बताओगे तो इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ आवर्स बताओगे, 2 घंटे 4 घंटे, लाइक ऐसा कुछ। तो ऐसा कोई भी फील्ड ऑफ लाइफ नहीं बचता है जो स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड ना हो। इनफैक्ट अब ये सिचुएशन है कि अगर आपके पास स्टैटिस्टिकल नॉलेज नहीं है, दैट मीन्स आप कुछ प्लान करने के कंडीशन में नहीं होंगे। जैसे मान लीजिए स्टैटिस्टिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है प्लानिंग करना, सबसे इम्पोर्टेंट रोल अगर है तो वो प्लानिंग है। लाइक अगर ऐसे बात करें, सपोज आपको पता है आपके पास कितना मनी है अभी प्रेजेंट टाइम में, तो आप अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं आपका एक्सपेंसेस कैसे मैनेज करना है। सपोज आपके पास कोई पर्टिकुलर स्टडी के लिए ही बहुत सारा मटेरियल्स रखा हुआ है, आपको प्रॉपर प्लानिंग करना है, सबको कवर करना है, कैसे कवर करोगे? तो एक प्लानिंग टेक्निक आपको चाहिए। और वो प्लानिंग कब कर सकते हैं? जब आपको ये पता हो आपके पास इतना पर्टिकुलर टाइम है और इतना पर्टिकुलर काम है, इतना पर्टिकुलर मनी है और इतना पर्टिकुलर आपको काम करना है। सो आपके पास इन टर्म्स ऑफ नंबर्स इंफॉर्मेशन होगा और उस नंबर्स को आप यूज कर रहे हैं फॉर दैट प्लानिंग पर्पस। एक्सपेंसेस को, अपने एक्सपेंडिचर को मैनेज कैसे करना है, किसको क्या कम करोगे, क्या ज़्यादा करोगे, कैसे करोगे, लाइक वैसा कुछ अगर हम लोग को देखना है तो वो हम लोग with the help of statistics कर सकते हैं। So statistics is very closely related to planning. अगर इसी की बात करें तो स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, ये ऑब्वियसली बात अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा। स्टैटिस्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, और जो भी टेक्निक आप यूज करते हैं, जो अभी तक किया है डेटा में, मीन मीडियन मोड कैलकुलेट करो, ये करो, वो करो, जो कुछ भी किया है दैट इज ऑल मैथमेटिकल टेक्निक। वो मैथमेटिकल टेक्निक यूज करके आपने स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन में उसे कन्वर्ट किया है, जो कि मीन एक स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन है, लेकिन जो फॉर्मूला से आप कैलकुलेट करते हो दैट इज मैथमेटिक्स। ठीक है, उस मैथमेटिकल मेथड से आप उस पर्टिकुलर
कैलकुलेशन को कर रहे हो, सो जो इंफॉर्मेशन मीन मिला दैट इज स्टैटिस्टिकल मेजर। जो आप कैलकुलेट कर रहे हो और जिस मेथड से कैलकुलेट कर रहे हैं दैट इज व्हाट, दैट इज मैथमेटिक्स। स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। अभी भी हम लोग बात कर रहे थे प्रॉफिट लॉस गेन की बात कर रहे हैं, जीडीपी की बात करते हैं, तो वो सारा क्या रिलेटेड है, इकोनॉमिक। आपका प्लानिंग, मनी प्लान कर रहे हो, एक्सपेंडिचर प्लान कर रहे हो, अपना एक्सपेंसेस प्लान कर रहे हो, जो भी प्लान कर रहे हो वो किससे रिलेटेड है, इकोनॉमिक्स से। सो आपका क्या प्रॉफिट है, गेन है, क्या लॉस है, क्या रेवेन्यू है, क्या सेटअप कॉस्ट है, जो भी कुछ कर रहे हो दैट इज ऑल रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स। और ऑब्वियस सी बात है अगर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होगा स्टैटिस्टिक्स देन इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू बिजनेस, बिकॉज बिजनेस में ही, बिजनेस के जो एक्टिविटीज है उसी में ही कहीं ना कहीं प्रॉफिट और लॉस है। सो इट इज रिलेटेड टू बिजनेस ऑल्सो। सो स्टैटिस्टिक्स और भी सारे ब्रांचेस से रिलेटेड है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो खैर आपको जानना नहीं है। साइंस, मेडिकल साइंसेज में, बिकॉज आपको पता होगा मेडिकल साइंस से कैसे रिलेटेड है, कोई बता सकता है हाउ इट इज रिलेटेड टू मेडिकल साइंसेज? आप लोगों में बायो का स्टूडेंट भी कोई है? नो? सो ये बेसिकली सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड है, बायोलॉजी से रिलेटेड है क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन होता है नंबर ऑफ सेल डिविजन्स एंड ऑल, अगर आप बात करते हैं लेंथ और ये की, तो फिर वो बायोलॉजी से रिलेटेड है। एस्ट्रोनॉमी से भी रिलेटेड है बिकॉज एस्ट्रोनॉलॉजिकल जो डिस्टेंसेस हम मेजर कर सकते हैं, कभी भी टेप मेजर ले जाके आप डिस्टेंस ऑफ मार्स एंड डिस्टेंस ऑफ अर्थ नहीं बता सकते। अर्थ एंड मार्स का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्या कोई टेप मेजर ऐसा बना है जो डिस्टेंस ऑफ अर्थ एंड डिस्टेंस ऑफ मार्स बता सके? नहीं बताया जा सकता। थ्रू स्टैटिस्टिकल लॉ हम लोग एस्ट्रोनॉमी में जो भी अर्थ है, आपके जो भी प्लैनेट्स है उसका जो डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं वो थ्रू एस्ट्रोनॉमी करते हैं, मतलब सॉरी थ्रू एस्ट्रोनॉमी के डिस्टेंसेस को हम लोग विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट करते हैं। कभी भी वो नहीं बताया जा सकता विद द हेल्प ऑफ टेप मेजर और जो फिजिकल लॉ है, क्योंकि फिजिक्स के अकॉर्डिंग आप जो फिजिक्स में जो यूज करते हैं वो भी एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है। वो डिस्टेंस कभी भी नहीं बताया जा सकता कि आप एक फीता ले लो जाके नाप लो, बता सकते हो ऐसा। अर्थ और मून का भी डिस्टेंस निकालना हो तो वो आप नहीं बता सकते क्योंकि वो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है और आपने उस डिस्टेंस का टेप मेजर भी बनाना पॉसिबल नहीं है। It is also related to psychology, education and statistics. Psychology, education. It is also related to what educated persons आपके कितने हैं, क्या है, education का जो marks related है, सारा कुछ वो उसी से शो करता है। Psychological content की बात करें तो वो भी related है statistics से। So in almost all the fields हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि statistics related है, but किस part से related होगा? जहाँ प्लानिंग होगा, जहाँ मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन है, जहाँ इन टर्म्स ऑफ डेटा आपके पास इंफॉर्मेशन है, और उन टर्म्स ऑफ डेटा को अगर हम स्टडी करना चाहें, डिस्कस करना चाहें, तब हम लोगों को हेल्प लेना होता है जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, जिस पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ साइंस का, दैट इज स्टैटिस्टिक्स। और वो क्लोजली रिलेटेड है क्वांटिटेटिव। दैट मीन्स इन शॉर्ट जो क्वांटिटेटिव मेथड्स आपने जो पेपर पढ़ना है दैट इज क्लोजली रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक्स ओनली। ओके, अगर डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो रीज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, फिर से सेम लिंक पे, देन आई विल टेक अटेंडेंस। ठीक है, सो स्टैटिस्टिक्स हमारा ऐसा, जहाँ नंबर्स की बात करोगे हर जगह स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड है, और इसीलिए ये पूरा पेपर आप पढ़ रहे हैं बिकॉज आपको डेटा हैंडलिंग करना है जब आप काम करने वाले हो, सिर्फ इसलिए आप पढ़ाई कर रहे हो। ऐसा मत समझिए कि ये आप बस ऐसे ही एज ए पेपर दे दिया गया है और पढ़ना है, तो ये आपका उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना बाकी का पेपर आप पढ़ रहे हैं। इसमें आप जितना ज़्यादा प्रोफिशिएंट होंगे आपका मैनेजमेंट वे उतना ज़्यादा अच्छा होगा, डिसीजन मेकिंग पावर उतना ज़्यादा अच्छा होगा।